नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में विचार करेंगे। व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषयक विवाद को समझ सकेंगे, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने के कारणों को जान सकेंगे, पृथ्वीराज रासो को होने के कारणों को जान सकेंगे तथा पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में अपना मत निर्धारित। हिंदी का सर्वाधिक विलक्षण कवि माना जाता है चंद्रबरदाई को, परंतु उनका है उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक में विद्वानों में बहुत गहरा मतभेद है। कुछ इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ बिल्कुल ही अप्रामाणिक मानते हैं। वस्तुतः पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्राप्त हुए हैं। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन संस्करणों को, इनमें वृहत रूपांतर है, वृहत संस्करण, एक फिर मध्यम संस्करण है, एक लघु संस्करण है और एक लघुतम संस्करण है। तो अधिकतर विद्वान जो इसे प्रामाणिक मानते हैं वे इसके लघुतम संस्करण को ही प्रामाणिक मानते हैं। ये संस्करण श्री अगरचंद नाहटा द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें कोई अध्याय में भी ये विभाजित नहीं है। इसमें छंद संख्या 1300 है। दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दशरथ शर्मा जैसे जो विद्वान हैं वे इसी संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिकता के संदर्भ में यही जो संस्करण है, लघुतम संस्करण, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम पहले ये चर्चा करते हैं कि विषय विवाद का आरंभ कब से हुआ। देखिए, प्रारंभ में रासो को प्रामाणिक माना जाता था। कर्नल टाड ने इसे प्रामाणिक मानते हुए लगभग इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन आरंभ करवा दिया क्योंकि वे इसे प्रामाणिक मानते थे। परंतु इसी बीच 1875 में डॉक्टर वुलर को कश्मीर में एक अन्य रचना मिली जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। जैनक भट्ट की लिखी हुई रचना संस्कृत में थी। ऐतिहासिकता की दृष्टि से जब देखा गया तो इस पृथ्वीराज विजय में वर्णित घटनाएं अधिक शुद्ध और अधिक प्रामाणिक मिली, जबकि रासो के जो वर्णन हैं वो इसके विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर वुलर ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया और उन्होंने उसका प्रकाशन रुकवा दिया। तो अब डॉक्टर वुलर के संदेहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण अन्य विद्वानों को भी इसे अप्रामाणिक कहने की या इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रेरणा मिल गई। इनमें कई विद्वान आते हैं जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे ना, तो वो इसी बात के आधार पर ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित तो घटनाएं हैं वो प्रामाणिक हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं प्रामाणिक नहीं है क्योंकि ये पृथ्वीराज विजय की घटनाओं से मेल नहीं खाती हैं। तो इसी पर लिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाने लगा। अब इसकी प्रामाणिकता या प्रामाणिकता पर जो संदेह का प्रश्न है तो विद्वानों में 4 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में वे विद्वान हैं जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं। दूसरे वर्ग के विद्वान हैं वे इसे प्रामाणिक मानते हैं। तीसरा वर्ग है उसके विद्वान कहते हैं कि ये अर्ध प्रामाणिक रचना है, न पूरी तरह प्रामाणिक मान सकते हैं न इसे अप्रामाणिक मान सकते हैं। एक चतुर्थ वर्ग में भी एक विद्वान आते हैं, वे कहते हैं कि ये फुटकर पदों की रचना है, कोई प्रबंध काव्य नहीं है। तो हम इन्हीं विद्वानों की मान्यताओं का अध्ययन करते हैं। प्रथम वर्ग है विद्वानों का जो रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानता है। इन विद्वानों में कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारी दास, हरीश गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, मॉरिसन, श्री अमृतलाल शील, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये इस प्रथम वर्ग में आने वाले विद्यार्थी हैं। ये कहते हैं कि चंद का तो अस्तित्व ही संदेहास्पद है, वह पता नहीं पृथ्वीराज के समय था या नहीं था, उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि वह पृथ्वीराज का समकालीन नहीं था। दूसरे वर्ग में जो विद्वान आते हैं वे इसे प्रामाणिक मानते हैं, तीसरे वर्ग के अपारमाणिक मानते हैं और चौथे वर्ग के हमने कहा कि वे फुट रचना मानते हैं। अब अपारमाणिक मानने के आधार, जिस आधार पर विद्वान इसे अपारमाणिक मानते हैं, तो उनमें पहला है घटनाओं की विषमता। वे कहते हैं रासों में दिए गए अनेक नाम और घटनाएं वे इतिहास से मेल नहीं खाती। इसी प्रकार काल
वैषम्य है, तिथियां भी मेल नहीं खाती, और इसमें जो भाषा संबंधी व्यवस्था है वह भी उस समय की भाषा से भिन्न भाषा है, तो भाषा की भी इसमें अव्यवस्था है। इन आधारों पर इसे ये अपारमाणिक मानते हैं। हम इन्हीं आधारों का थोड़ा सा विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। तो घटना वैषम्य की जहाँ तक बात है, तो इसे रासों को अपारमाणिक मानने वाले विद्वान कहते हैं कि इनकी घटनाएं और इसमें जो वर्णित पात्र हैं उनके नामत नहीं है। इसमें वे काफ़ी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे वो कहते हैं पृथ्वीराज रसों में जो घटनाएं और पात्र हैं वे इतिहास से मेल नहीं खाते। जैसे इस ग्रंथ में परमार, चालुक्य आदि जो क्षत्रिय हैं उन्हें अग्निवंश का बताया गया है, सूर्यवंशी सिद्ध हुए हैं। अन्य तर्क देते हुए कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूर देवी के स्थान पर कमला देवी बता दिया गया है। अन्य वे तर्क देते हैं कि अनंगपाल दिल्ली का शासक बताया गया है पृथ्वीराज रासों में, और उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था, जबकि इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख किया गया है। कहते पृथ्वीराज रासों में गुजरात के राजा भीमसिंह के हाथों पृथ्वीराज के हाथों भीमसिंह का वध दर्शाया गया है कि गुजरात का राजा भीमसिंह था, उसका वध किया था पृथ्वीराज रासों ने, जबकि इस घटना का इतिहास इसे पारमाणिक नहीं मानता, या ये इतिहास सम्मत ये घटना नहीं है। इसी प्रकार इतिहास की दृष्टि से पृथ्वीराज रासों में जो सोमेश्वर वध वर्णित है वह भी इतिहास की दृष्टि से अशुद्ध सिद्ध होता है, यानी वो भी पारमाणिक नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वीराज के हाथों गौरी का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। उसे माना जाता है कि गौरी का वध तो बाद में गखरों के साथ युद्ध में हुआ था। इसी पर पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की बहन प्रथा है, उसका विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह के साथ तय किया गया है, ये बताया गया है उसमें, परंतु यह तथ्य भी इतिहास से मेल नहीं खाता, क्योंकि शिलालेखों के अनुसार समर सिंह है वह तो पृथ्वीराज के 109 वर्ष बाद हुआ, तो ऐसा संभव नहीं कि पृथ्वीराज की बहन का विवाह उसके साथ हुआ होगा। पृथ्वीराज, क्योंकि समर सिंह पृथ्वीराज के बाद 109 वर्षों तक जीवित रहा। अन्य भी तर्क देते हैं कि पृथ्वीराज रासों में जो तिथियां हैं वे भी अशुद्ध हैं, वे बेमेल हैं, इतिहास से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज के जीवन संबंधी जो घटनाएं हैं इनकी तिथियों और इतिहास की तिथियों में लगभग 90 से 100 साल का अंतर है। इसी प्रकार भाषा विषयक भी वे इसमें अव्यवस्था बताती हैं। तो दूसरा जो इसका आधार है वे कहते हैं कि इनमें काल वैषम्य यानी रासों में वर्णित जो तिथि हैं, जो घटनाएं हैं, वे उन तिथियों में नहीं घटी या वे इतिहास सम्मत नहीं हैं, वे तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। जैसे पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु, तो इस पर भी काफ़ी मतभेद है। रासों में पृथ्वीराज की मृत्यु का संवत 1158 बताया गया है, जबकि इतिहास में ये 1220 के आसपास माना गया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 माना है, जबकि इतिहास में इसे 1148 माना गया है। इसी प्रकार आबू जो स्थान है, आबू पर भीम चालुक्य का आक्रमण और इसी के साथ साबुद्दीन के साथ हुआ पुरजेर का युद्ध, इसकी जो तिथियां हैं जो रासों में वर्णित हैं वे भी सही नहीं हैं, उन्हें भी सही नहीं माना जा सकता, वे इतिहास से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिनका हमने उल्लेख किया है, जैसे पृथ्वीराज का गोद लिया जाना अनंगपाल द्वारा, या मेवात मुगल युद्ध है, या संयोगिता संवर है। इन घटनाओं का हमीर रासों में उल्लेख नहीं मिलता। हमीर रासों उसी समय की एक प्रसिद्ध रचना है, यदि ये घटनाएं उस समय घटित होती तो इनका उल्लेख हमीर रासों में होना चाहिए था। हमीर रासों में इनका उल्लेख न मिलना भी पृथ्वीराज रासों को अपारमाणिक ही करता है। इसी के साथ रासोकार कहता है कि साबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, उसका वध पृथ्वीराज ने संवत 1214 में किया था, जबकि इतिहास के अनुसार गौरी का वध है वो संवत 1263 में हुआ था और गखर जाति के साथ युद्ध के समय उसका वध किया गया था। तो इन काल या तिथि संबंधी इन आधारों पर भी ये विद्वान इस ग्रंथ को अपारमाणिक मानते हैं। इसके बाद भाषा संबंधी अव्यवस्था का भी ये जो विद्वान है ये उल्लेख करते हैं। ये कहते हैं कि रासों में अरबी फारसी भाषाओं के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग मिलता है, जो कि ये सिद्ध करता है कि चंद के समय में इन भाषाओं का प्रयोग नहीं होता था, जबकि इतिहास ये बताता है कि चंद के समय में इन भाषाओं का कम ही प्रयोग होता था, नहीं होता था। भाषा के आधार पर चंद की रचना
ये विद्वान कहते हैं कि 16वीं शताब्दी की सिद्ध होती है ना। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसे 16वीं शताब्दी की रचना माना है। और आचार्य शुक्ल तो ये भी कहते हैं कि ये ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास से सही है और न ही साहित्य के जिज्ञासियों के उनके दृष्टिकोण से ये सही है। तो इस प्रकार ये अपारमाणिक मानने वाले ये अपने तर्क देते हैं और इस ग्रंथ को अपारमाणिक सिद्ध करते हैं। अब दूसरा वर्ग है जो इसे पारमाणिक मानता है, उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं, होटल मेनारियां हैं। तो हम वैसे कह सकते हैं कि ये ग्रंथ एकदम तो इसे अपारमाणिक हम मान सकते, इसीलिए ये विद्वान जो पारमाणिक मानते हैं कहते हैं इस ग्रंथ को एकदम जाली नहीं कहा जा सकता, इसमें बाद में बहुत से अंश जोड़ दिए गए हैं जिन्हें प्रक्षिप्त अंश कहते हैं, जिससे इसका जो मूल रूप था वह बिगड़ गया, वह विकृत हो गया। ये मूल रूप है, ये साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो हमने रसों के 4 संस्करणों का उल्लेख किया था, उनमें जो सबसे लघुत्तम सबसे जो छोटा संस्करण है उनमें उसमें प्रक्षिप्त अंश हैं वह बहुत कम हैं या नहीं हैं। मुनि जिन विजय ने तो स्वीकार किया है कि रसों का जो मूल जो रूप है वह बहुत छोटा था, उसकी भाषा भी अपभ्रंश थी। पुरातत्व प्रबंध संग्रह में रसों के 4 छंद प्राप्त हुए हैं, ये चारों छंद लघुत्तम प्रतियों में भी मिलते हैं, लघुत्तम प्रति में ये उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार ये ग्रंथ ये कहते हैं कि ये पारमाणिक है। तो इस संदर्भ में ये अपने मत ये विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि चंद है वो पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है। रसों का मूल रूप है वह बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इसीलिए अपारमाणिकता का उस पर आरोप लगाया जाता है। जो लघुत्तम प्रति है वह मूल रूप के समीप है। यदि उसके आधार पर देखें तो ये विद्वान कहते हैं कि ये ग्रंथ पारमाणिक है, क्योंकि वे लघुत्तम संस्करण को वे वास्तविक मानते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि जो मूल ग्रंथ है, जो लघुत्तम प्रति है, वह पूरी तरह पारमाणिक है, जाली नहीं है। इसकी जो रचना है वह उसी समय हुई थी, पृथ्वीराज के समय ही। चंद्रवरदाई उस समय वर्तमान था, उस समय उसका अस्तित्व था। लघुत्तम प्रति में घटना वैषम्य या काल वैषम्य या भाषा संबंधी जो व्यवस्था है वह नहीं है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि राजपूत कुल की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि ब्रह्मा के यज्ञ से वीर चौहान माणिक राय के से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा लघुत्तम प्रति के आधार पर कहा जा सकता है। लघुत्तम प्रति में ये उल्लेख मिलता है। और लघुत्तम प्रति जो है उसमें अशुद्ध वंशावली भी नहीं है। बीकानेर की लघुत्तम प्रति में अशुद्ध वंशावली नहीं है, केवल कुछ नामों का अंतर अवश्य उसमें मिलता है। इसी प्रकार ये कहते हैं कि लघुत्तम जो प्रति है उसमें संयोगता संवर का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसमें इच्छिनी विवाह का उल्लेख है। इसी प्रकार लघुत्तम प्रति इतिहास से मेल न खाने वाली घटनाओं का उल्लेख उसमें नहीं है। तो इस प्रकार दशरथ शर्मा सारांश में कहते हैं कि अपने मूल रूप में रसों की जो ऐतिहासिकता है वह अक्षुण्ण है ना। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि बीकानेर की प्रति से भी रसों की पुरानी प्रति को खोज निकालने प्रति जो लघुत्तम प्रति है उससे भी कोई पुरानी प्रति हो, कोई उसकी प्रति कोई उससे भी पुरानी हो तो उसे ढूंढा जाए, और यदि वह मिल जाए तो उसमें निश्चित रूप से सुरजन चरित से में उद्धृत बातें मिलेंगी, क्योंकि संस्कृत में रासों का सारांश है सुरजन चरित। तो कहते हैं कि सुरजन चरित में जो बातें उद्धृत की गई हैं वे संस्कृत के रासों का ये सार है, वे उसमें मिल जाएंगी, कोई ऐसी प्रति अगर मिल जाए तो। इसी मत का समर्थन करते हुए, पारमाणिकता वाले मत का समर्थन करते हुए ये इस प्रकार इन्होंने ये बताया है कि पृथ्वीराज के दरबार में ही था, दरबारी कवि था चंद, और उसका मूल रूप बिगड़ गया है, इसमें प्रसिद्धता बहुत अधिक है, इसका लघुत्तम संस्करण है वह वास्तविक है। इसके बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का उल्लेख करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे वैसे अर्ध पारमाणिक मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ही डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या वे भी इसे, बल्कि वह तो इसे पारमाणिक ही मानने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसकी भाषा विषयक जो प्रवृत्ति है उसके विषय में वे कहते हैं कि 12वीं शताब्दी की भाषा में संयुक्त अक्षर और अनुस्वारांत की प्रवृत्ति मिलती है, और यही पृथ्वीराज रासों में भी है। तो इसलिए निश्चय ही ये कृति है, ये 12वीं शताब्दी की ही कृति है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों की रचना शुक शुक्ली संवाद के रूप में हुई है,
तो जिन सर्गों में ये सुख की संवाद है वे सर्ग पारमाणिक हैं, और जिनमें ये शैली नहीं है, ये संवाद नहीं है, वे प्रक्षिप्त माने जा सकते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि चंद्रबरदाई का जो मूल निवास था वह लाहौर था, और लाहौर पर, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्रों पर लाहौर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बहुत पहले से रहा है। तो ऐसी दशा में चंद्रबरदाई द्वारा जो इसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है वह स्वाभाविक रूप से है, तो उसके आधार पर हम इसे अपारमाणिक नहीं मान सकते। इसी प्रकार डॉक्टर विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या, उन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की है, और आनंद संवत के अनुसार सभी तिथियों को जो मिलाया जाता है तो वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। वे कहते हैं कि इसकी सभी तिथियों की अशुद्धियों को निरर्थक सिद्ध किया जा सकता है आनंद संवत के आधार पर। अगर पृथ्वीराज रासो की तिथियों को आनंद संवत के अनुरूप मान लिया जाए तो ये सभी तिथियां इतिहास सम्मत हो जाती हैं। ऐसा डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का मत है। तो ये विद्वान है कुछ इसे पारमाणिक मानते हैं। अर्ध पारमाणिक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इसे अर्ध पारमाणिकता में ही आता है, लेकिन वे इसे उस प्रत्यय को पारमाणिक मानते हैं, लघुत्तम प्रत्यय को। तो अर्ध पारमाणिक मानने वाले अन्य विद्वान हैं जिसे हम तीसरे वर्ग में जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, मुनिजिन विजय हैं, अमरचंद नाटा हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका भी वही मत है जो इसे पारमाणिक मानने वालों का मत है कि पृथ्वीराज है वो, पृथ्वीराज का दरबारी कवि था चंद, और रासो का जो मूल रूप है वह प्राप्य नहीं है। अब उसमें बहुत कुछ विकृत रूप हो चुका है, बहुत कुछ उसमें जोड़ा जा चुका है। यदि उसका मूल रूप प्राप्त हो जाए तो वह जरूर ही पारमाणिक होगा ना। तो इसलिए क्योंकि ये परिवर्तित और विकृत रूप है तो ये अर्ध पारमाणिक रचना ही इसे कहना ये अधिक तर्क संगत मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विद्वान है निरोत्तम स्वामी। वे कहते हैं कि चंद है पृथ्वीराज का समकालीन था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। रासों की रचना चंद ने की है, लेकिन वो प्रबंध रूप में नहीं की। वे कहते हैं कि उन्होंने फुटकर पदों के रूप में इस ग्रंथ की रचना की है। फुटकर पद हैं वह जैन ग्रंथमाला में उपलब्ध होते हैं, तो इनका अपना अलग ही मत है, लेकिन इस मत को अधिक महत्व विद्वानों ने नहीं दिया है। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसकी पारमाणिकता के संदर्भ में। जो लघुत्तम संस्करण है वह जो मूल रूप रहा होगा रासों का उसके बहुत कुछ समीप है। तो रासों का लघुत्तम संस्करण मूल रूप के समीप आप मान सकते हैं। फिर भी क्योंकि ये एक साहित्यिक रचना है, ऐतिहासिक रचना नहीं है, तो चंद्रबरदाई ने इसमें अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए इसमें जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, इतिहास को भी कल्पना के अनुसार ढाल दिया है। क्योंकि जो चंद्रबरदाई कवि था वह एक पृथ्वीराज रासो का मित्र तो था ही, मित्र होने के साथ साथ कवि भी था। तो कवि की सहज प्रवृत्ति होती है कल्पना का प्रयोग करता है। तो ये एक साहित्यिक रचना है, तो इसमें इतिहास के साथ उन्होंने कल्पना का भी प्रयोग किया है ना। तो इसे हम इस प्रकार पूरी तरह अपारमाणिक नहीं माना जा सकता। लघुत्तम संस्करण है वो मूल रूप के बहुत अधिक समीप है। तो जब तक मूल रूप प्राप्त नहीं होता तो इसे पारमाणिकता है, पारमाणिकता ये प्रश्न पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता, लेकिन पारमाणिक मानना भी हमारी भूल ही होगी। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि इस अपारमाणिकता और पारमाणिकता के जो निरर्थक मंथन है उससे इतना अधिक दुस्तर फेन उत्पन्न हो गया, फेन राशि तैयार हो गई है, यानी झाग उठ गए हैं। उसे पार करके ग्रंथ के साहित्यिक रस तक पहुंचना हिंदी के विद्यार्थी के लिए असंभव सा काम हो गया है, असंभव सा व्यापार हो गया है ना। यानी इस विवाद ने इतना अधिक इसके ऊपर झाग डाल दिए है कि इसका साहित्यिक सौंदर्य उसमें दब गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि पृथ्वीराज रासो के साहित्यिक सौंदर्य को उसको उजागर किया जाए, उसे पहचाना जाए। पारमाणिकता अपारमाणिकता का इसका अपना ये प्रश्न बना रहेगा तब तक, जब तक इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं हो जाती या उसका मूल क्या रूप था वह जब तक सामने नहीं आता, तब तक इसे अपारमाणिक मानना भी एक प्रकार से भूल ही है। तो इस व्याख्यान के लिए हमने कुछ पुस्तकों की सहायता ली है, उनका उल्लेख भी यहाँ करना समीचीन रहेगा। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामदास कुल द्वारा रचित है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा रचित है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर B.D. विज का है, साहित्यिक निबंध डॉक्टर गणपति चंद्र रचित, और दूसरी साहित्यिक निबंध रचना जिसके संपादक डॉक्टर रामसजन पांडे हैं। तो इन साहित्य पुस्तकों की रचना इस व्याख्यान के लिए ली गई है। आशा इस व्याख्यान से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।